Hello guys, welcome to my channel Civics Core UPSC. I hope you're all doing well. तो आज हम BPSC के मॉक प्रीलिम टेस्ट का टेस्ट नंबर 4 करने वाले हैं जो कि 70th BPSC प्रीलिम्स के लिए है। और ये आज का जो हमारा टेस्ट है वो फिज़िक्स और केमिस्ट्री के अराउंड है। ओके, तो ये परफेक्शन IAS का टेस्ट सीरीज़ है, टेस्ट नंबर 4। लेट्स बिगिन। Question number 1. In normal circumstances, what is the range of temperature of a body? 35 to 42 degrees centigrade, 32 to 37 degrees centigrade, 30 to 42 degrees centigrade, none of the above. तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। 35 डिग्री सेल्सियस जो है आपका वो बिलो है, उससे नीचे नहीं जा सकता है बॉडी टेम्परेचर, और 42 डिग्री सेल्सियस आपका मैक्सिमम अबव टेम्परेचर है बॉडी का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। प्रेस मड इज अ रेसिड्यू बाय प्रोडक्ट ऑब्टेन इन विच ऑफ द इंडस्ट्री? ऑटोमोबाइल, शुगर, कोल, स्टील। तो ये आपका शुगर हो जाएगा। शुगर इंडस्ट्री में प्रेस मड मिलता है एज अ बाय प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। रिसेंटली विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड टू बैन डिस्पोजेबल ई सिगरेट्स और वेप्स? न्यूजीलैंड, इंडिया, नेपाल, UAE। तो ये आपका न्यूजीलैंड हो जाएगा। न्यूजीलैंड ने अभी बैन किया है ई सिगरेट्स को 2023 में। क्वेश्चन नंबर 4। विथ रेफरेंस टू क्रायोजेनिक इंजन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट? रशिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू डेवलप द फर्स्ट ऑपरेशनल क्रायोजेनिक इंजन फॉर स्पेस एप्लीकेशन। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। क्रायोजेनिक इंजन्स आर पार्टिकुलरली एफिशिएंट फॉर लॉन्चिंग पेलोड्स इनटू इंटरस्टेलर स्पेस। ये स्टेटमेंट गलत है आपका, बिकॉज ये अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च के लिए जाना जाता है। अर्थ ऑर्बिट। इट यूजेस एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर फॉर प्रोपल्जन। बिल्कुल सही है। और कितना लो टेम्परेचर? तो -250 डिग्री सेल्सियस। हाइड्रोजन मिक्स्ड विथ oxygen. It uses mixes of liquefied gases, usually hydrogen and oxygen, which deliver greater thrust to weight. ये भी स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। तो करेक्ट पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी, 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। और हाँ, ये 1957 में रशिया ने लॉन्च किया था सबसे पहले, याद रखना है, 1957 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Question number 5. Which one of the following statement is correct with respect to ultra processed food? Ultra processed food के बारे में पूछा है। It referred to food that undergo minimal processing before consumption. तो ये तो अल्ट्रा प्रोसेस है, मिनिमम होगा नहीं। ऑप्शन ए स्टेटमेंट ए गलत है। These are food that are processed with natural ingredients only. नहीं, गलत स्टेटमेंट है। इट रेफर टू फूड दैट अंडरगो मल्टीपल प्रोसेसिंग स्टेजेस एंड ऑफन कंटेन एडिटिव्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? लाइट ईयर, पार्सेक ग्रेटर देन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ग्रेटर देन लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ग्रेटर देन लाइट ईयर, ग्रेटर देन पार्सेक, पार्सेक ग्रेटर देन लाइट ईयर, ग्रेटर देन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। एक पार्सेक होता है, आपको पार्सेक होता है, वैल्यू याद रखना है, डायरेक्ट कभी पूछ लेता है। 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, 16 मीटर। ठीक है, एक लाइट ईयर होता है आपका 9.5 इंटू 9.5 इंटू 10⁻15 मीटर। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जिसको ऐसे भी डिनोट करते हैं वो आपका होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसको इरेज कर देता हूँ, लिख लीजिएगा आप लोग पॉज करके वैल्यूज़।
क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर द फॉलोइंग assertion, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। तो assertion तो सही है। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड लाइन और पॉइंट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। बी भी सही है। और बी जो है रीज़न जो है आपका assertion को करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 8 पे आते हैं। अ क्लिनिकल डिवाइस कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब. It has a bulb at one end. This bulb contains mercury. Outside the bulb, a small shining thread of mercury can be seen. Which of the following device instrument has been mentioned in the above passage? Clinical thermometer, barometer, remote sensor, थियोडोलाइट्स। तो आपका ये क्लिनिकल थर्मोमीटर हो जाएगा। मरकरी उसी में होता है जिसको पारा बोलते हैं, है ना। यहाँ मरकरी मेंशन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग assertion, the velocity of an object may change even if it is moving with constant speed. बिल्कुल सही है। Reason, with change in direction of motion the velocity of an object can be changed. रीज़न भी सही है और रीज़न assertion को का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। अ बस मूव्स फ्रॉम ए टू बी विथ यूनिफॉर्म स्पीड v1, return back to A with a uniform speed v2. The average speed for the round trip is, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, फॉर्मूला लगेगा एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये फॉर्मूला लगाइएगा। तो ये टोटल डिस्टेंस आपका 2x हो जाएगा, ठीक है, और टाइम हो जाएगा t1 प्लस t2, ठीक है। तो 2x बाई t1 प्लस t2 को क्या लिख सकते हैं, x बाई v1 लिख सकते हैं, है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, प्लस x बाई v2 लिख सकते हैं, है ना, v2। x कॉमन ले लेंगे, x कट जाएगा, यहाँ पे v1 प्लस v2 हो जाएगा और ऊपर में v1 इंटू वी2, 2v1 इंटू वी2। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। समझ गए होंगे आप लोग, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, एज अ मैथ है, सिंपल मैथ। द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विथ अ यूनिफॉर्म मोशन गिव्स its average velocity, its net acceleration, its net displacement, none of the above। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आपका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया है वो आपका डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है, याद रखना है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है। क्वेश्चन नंबर 12, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, देन अ वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर 2 सेकेंड विल बी, और g को लेना है 10। तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, v इक्वल यू प्लस ए टी, या gt बोलेंगे इस केस में, ठीक है। u आपको 30 ले लेना है, g आपको 10 ले लेना है, और यहाँ पे जो g है वो ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, तो ये g आपका माइनस में हो जाएगा। तो आपका 30 माइनस 10 इंटू t आपका कितना हो जाएगा, तो 2 सेकेंड्स दिया हुआ है यहाँ पे, तो आपका ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। द सर्कुलर मोशन ऑफ द बॉडी विथ कांस्टेंट स्पीड इज सिंपल हार्मोनिक एंड पीरियोडिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन बट नॉट पीरियोडिक, पीरियोडिक मोशन but not simple harmonic motion, neither simple harmonic motion nor periodic motion। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सर्कुलर मोशन आपका पीरियोडिक मोशन होता है, ठीक है, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन एक फिक्स्ड पॉइंट पे ऑसिलेट नहीं करता है, इसलिए वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, ठीक है। मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है इसलिए क्योंकि वो एक फिक्स्ड पॉइंट पे रोटेट नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। मोशन ऑफ रोलर कोस्टर इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन,
डी नन ऑफ द अबव। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि रोलर कोस्टर आपका सर्कुलर पाथ पे तो घूमता है, लेकिन वो कांस्टेंट स्पीड से नहीं घूमता है, इसीलिए वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड पे घूमता तब तो कोई चढ़ता ही नहीं, सबको चक्कर आ जाता, वैसे भी चक्कर आ जाता है। फिजिकल इंडिपेंडेंट ऑफ फोर्स इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ऑल ऑफ द अबव। तो फिजिकल इंडिपेंडेंट होता है आपका इनर्शिया होता है, जो कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। और न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स में कोई चेंज नहीं आता है तो बॉडी अपना जो इनिशियल पोजीशन है उसको बरकरार रखता है, होल्ड करके रखता है, उसमें इनिशियल पोजीशन में चेंज नहीं आता है बॉडी का। तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है। बॉडी इज क्वेश्चन नंबर 16, बॉडी विल राइज फ्रॉम द फ्लोर टू द लिफ्ट एंड स्टिक टू द सीलिंग ऑफ द लिफ्ट व्हेन। अच्छा, तो यहाँ बोल रहा है कि बॉडी सीलिंग से कब टच हो जाएगा। ठीक है, तो ए, लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अप, लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउन विथ एक्सेलरेशन इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउन विथ एक्सेलरेशन ग्रेटर देन ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे जो एपरेंट वेट है बॉडी का वो नेगेटिव हो जाएगा जब लिफ्ट का जो एक्सेलरेशन है नीचे जाते वक्त ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से ज़्यादा होगा, मतलब 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज़्यादा होगा। ठीक है, तब एपरेंट बॉडी का वेट, बॉडी का एपरेंट वेट नेगेटिव हो जाएगा, जिससे कि हमारा बॉडी सीलिंग से सट जाएगा गिरता हुआ लिफ्ट के। फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन साइकिल वाइल पेडलिंग। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है जब हम लोग साइकिल चलाते हैं? इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑन रियर टायर, ये तो बिल्कुल सही है, आगे जाएंगे तो रियर टायर पे फ्रिक्शनल फोर्स पड़ेगा। अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो फ्रंट टायर पे आपका फ्रिक्शन पड़ेगा, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी आर राइट। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन will be maximum at extreme position, mean position, any position, none of the above। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे, क्योंकि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का रिस्टोरिंग फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का रिस्टोरेटिंग फोर्स है वो एक्ट करता है डायरेक्शन अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, मतलब जितना दूर डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही मैक्सिमम एक्सेलरेशन एक्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम? इट डिपेंड ऑन मास ऑफ बॉब। तो नहीं, ये गलत है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट होता है मास के। इंडिपेंडेंट ऑन मास पे डिपेंड नहीं करता है। इट डिपेंड्स ऑन द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि लेंथ ऑफ द पेंडुलम पे डिपेंड करता है आपका टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। With reference to use of nanotechnology in the health sector, which of the following statement is or are correct? Targeted drug delivery is made possible by nanotechnology। तो ऑप्शन स्टेटमेंट 1 तो सही है। Nanotechnology can largely contribute to gene therapy, ये भी बिल्कुल सही है। हाँ, जो आपका टारगेटेड ड्रग डिलीवरी है वो आपका पॉलीमेरिक नैनो पार्टिकल से होता है, और उसमें आपका नैनो स्पेयर्स और नैनो कैप्सूल्स आता है। तो इसका आप आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 आर राइट। क्वेश्चन नंबर 21। अ चेंज इन विच one or more new substances are formed is called a chemical change or chemical reaction। In this context, which of the following may accompany a chemical change? तो कौन कौन सा chemical change को accompany करता है?
मतलब केमिकल चेंज होता है तो उसके साथ साथ में ये भी देखने को मिलता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड लाइट बिल्कुल सही है। मान लो कोई चीज़ को आप पेपर को जला रहे हो, पेपर आपका ऐश में कन्वर्ट हो रहा है, उसमें हीट और लाइट भी निकल रहा है और वो केमिकल चेंज भी है। प्रोडक्शन ऑफ साउंड भी हो गया आपका, ये भी एक कंपनी होता है। मान लीजिए आप पॉपकॉर्न बना रहे हैं तो उसमें पॉपिंग ऑफ साउंड होता है ना पॉपकॉर्न में, तो वो आपका मकई का दाना से पॉपकॉर्न बन गया, केमिकल चेंज भी हुआ और साउंड भी आया। अ गैस में बी फॉर्म्ड बिल्कुल सही है, ऑप्शन स्टेटमेंट 3 भी सही है। अ चेंज इन कलर में टेक्स प्लेस बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2, 3 एंड 4 ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। A force of 30 Newton act on a body of mass 4 kg. What is amount of work done in the total displacement of 2.5 meter and is in the direction of the force applied? तो आपका फॉर्मूला होता है वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा यहाँ पे 0 है तो ये इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। फोर्स का वैल्यू आपको 30 दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट 2.5 है और कॉस 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 75 जूल। 75 जूल जितना वर्क हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1, द केमिकल प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग ऑफ वाटर इज कॉल्ड क्लोरीनेशन। बिल्कुल सही है, क्लोरीन कंपाउंड्स का यूज़ करते हैं एज अ डिसइंफेक्टेंट। स्टेटमेंट 2, to protect the Ganges from pollution, the Ganga Action Plan was started in 1985। ये भी बिल्कुल सही है, करेक्ट पूछा है तो बोथ ऑप्शन 1 एंड 2 आर करेक्ट, तो स्टेटमेंट ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 24 पे आते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg इज लिफ्टेड टू हाइट ऑफ 10 मीटर इन 15 seconds। द पावर रिक्वायर्ड विल बी, तो पावर पूछा है तो पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, तो वर्क डन क्या होगा, तो फोर्स इंटू एक्सेलरेशन होगा, तो यहाँ एक्सेलरेशन क्या है जी, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन होगा, सॉरी, तो मास इंटू एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, तो 15 इंटू 10, और यहाँ पे जो h है mgh/t कितना हो जाएगा, तो t हो जाएगा 15 सेकेंड, तो ये आपका 100 वाट हो जाएगा। और h आपका जो है वो कितना, हाइट कितना है, तो 10 मीटर है, तो इसको 10 कर देते हैं, आपका 100 वाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। मिटा देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 25, a man carrying a body of mass m on his head is walking on a level road from one point to another point is doing no work। Statement is correct, incorrect, partly correct, insufficient। तो ये करेक्ट होगा, क्यों, क्योंकि हमने अभी देखा कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो जो कूली है, जो मैन है, उसके हेड के परपेंडिकुलर लग रहा है, तो यहाँ पे कॉस 90 डिग्री हो जाएगा। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0, और 0 इस सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका नो वर्क डन होगा, वर्क डन इक्वल 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 26 question number, if the momentum of the body is doubled then what will be the impact on the original kinetic energy of the body? Option A, it will become half of the initial value. Option B, it will become 2 times of the initial value. Option C, it will become 4 times of the initial value। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसमें आप के ई इक्वल हाफ mv² का फॉर्मूला लगाइएगा तो सॉल्व हो जाएगा। के ई इक्वल काइनेटिक एनर्जी इक्वल हाफ mv²।
12mv²। ठीक है, तो यहाँ पे मास को आपको क्या ले लेना है, तो मास को आपको ये हाफ ले लेना है, तो हाफ का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। तो द स्पीड ऑफ car changes from v to 2v, then work done during this process of acceleration is, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3 times as the work done, then accelerating it from rest to v। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, व्हेन ऑब्जेक्ट बीइंग लोअर्ड द वर्क डन बाय द पर्सन लोअरिंग द ऑब्जेक्ट इज नेगेटिव। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स डिस्प्लेस्ड अ बॉडी इन इट्स लाइन ऑफ एप्लीकेशन, ये भी सही है। तो आपसे पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो दोनों सही है, तो आपका नाइदर 1 नॉर 2 हो जाएगा इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। केपलर्स सेकंड लॉ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ एरिया, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम, प्रिंसिपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम, नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे काम करता है लॉ ऑफ केपलर मोशन का सेकंड लॉ, और ये इस लॉ को लॉ ऑफ एरिया भी बोलते हैं, याद रखिएगा, लॉ ऑफ एरिया। ठीक है, और ये लॉ ये भी बोलता है कि प्लैनेट अराउंड द एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होता है सन के अराउंड, जो भी प्लैनेट का होता है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज सेम ऑन इक्वेटर एंड पोल। नहीं, गलत है। ऑप्शन बी, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज लीस्ट ऑन पोल्स, गलत है। वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेस फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, गलत है। एक्चुअली इक्वेटर से पोल तक इंक्रीज करता है वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इज द राइट आंसर। वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज लीस्ट ऑन इक्वेटर एंड मैक्सिमम एट पोल्स। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। द यूज ऑफ प्लास्टिक हैज़ लेड टू अ नंबर ऑफ इन्वायरमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम, फॉर दिस विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा आपका राइट आंसर, they are non-biodegradable, plastics are non-biodegradable। 32, if mass of an object is increased by 4%, then escape velocity increases by 2%, decreases by 2%, increases by 4%, none of the above। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, बिकॉज जो escape velocity है उसका फॉर्मूला होता है √2gr, मतलब मास से इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, मास से कोई फर्क नहीं पड़ता है एस्केप वेलोसिटी को। ठीक है, याद रखना है ये फॉर्मूला, v इक्वल √2gr। क्वेश्चन नंबर 33, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रॉम अ टावर, ओनली द अर्थ अट्रैक्ट द बॉडी, only the body attract the earth, both body and earth repel each other, both body and earth attract each other। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि जो ग्रेविटेशन फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स दो बॉडी के बीच में हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, मतलब भले हम लोग का बॉडी कितना भी छोटा हो और अर्थ कितना भी बड़ा हो, अगर हम एक हाइट से गिर रहे हैं तो हम भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहे हैं और अर्थ भी हमें अट्रैक्ट कर रहा है बाय द मीन्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। इफ द वेट ऑफ बॉडी ऑन मून सरफेस इज 60 न्यूटन, देन वेट ऑफ द बॉडी ऑन अर्थ सरफेस विल बी 60 न्यूटन, 0 न्यूटन, 360 न्यूटन, 260 न्यूटन। तो आपको याद होगा जो ग्रेविटी ऑन मून होता है वो अर्थ के ग्रेविटी के 6 टाइम होता है, मतलब 1/6 होता है। मतलब मान लीजिए कि जैसे आपका अर्थ पे 60 kg वेट है तो आपका मून पे 10 kg वेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1/6 होता है ग्रेविटी के, तो आपका 6 यहाँ GM से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो G का वैल्यू आ जाएगा 360 न्यूटन।
क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। द लार्जेस्ट रेजिस्टेंस obtained by using 1 ohm, 5 ohm, 15 ohm and 20 ohm, greater than 20 ohm, less than 1 ohm, greater than 1 ohm, less than 20 ohm। तो ये आपका हो जाएगा greater than 20 ohm। कैसे होगा? 1 + 5 + 15 + 20, तो ये कितना हो जाएगा आपको? ग्रेटर पूछा है तो ये आपका हो जाएगा 41 ओम के बराबर, जो कि ग्रेटर देन 20 ओम है। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। वर्क ऑफ 28 जूल इज डन टू मूव 4 कूलम चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अ कंडक्टिंग वायर, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो वीडी पूछा है, इसको मिटा देते हैं, बना लीजिएगा आप लोग। हाँ, तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या होता है? तो चार्ज वर्क डन टू मूव अ कूलम चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, चार्ज वर्क अपॉन चार्ज होता है। तो ये आपका 28 जूल है और चार्ज कितना है? तो 4 कूलम है। कट जाएगा आपका 7 वोल्ट। आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। Catenation refers to the ability of an element's atom to link together the form chains or rings. Which one among the following element has the highest catenation property? सिलिकॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर बी कार्बन होगा, बिकॉज ये वेरी स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है और इसका बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन का बॉन्ड एनर्जी है आपका 347 किलोजूल पर मोल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। अ चार्ज ऑफ 3 कूलम मूविंग थ्रू इलेक्ट्रिक वायर in 2 seconds, which electrical device in circuit if present will show the current। तो 3 कूलम चार्ज मूव कर रहा है और 2 सेकंड का टाइम दिया है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट I होता है और I इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम होता है, 3/2 हो जाएगा आपका, तो 1.5 एम्पियर हो जाएगा, 1.5 एम्प, 1.5 एम्पियर। तो 1.5 एम्पियर यहाँ पे है और एमीटर करंट शो करता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 39 पे आते हैं। हाउ मच हीट इज प्रोड्यूस्ड इफ द करंट इज हाफ्ड? 1/4 ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट, ट्वाइस द ओरिजिनल अमाउंट, 4 times द ओरिजिनल अमाउंट, हाफ ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, कैसे? तो H इज इक्वल टू I²RT कर लीजिए, I²RT। अब यहाँ पे क्या बोला है? तो करंट जो है उसको हाफ कर देना है, तो आपका हो जाएगा I/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा RT। तो ये आपका I²/4 हो जाएगा RT, और I²RT तो आपका यही हीट ही है, तो आपका H/4 हो जाएगा, 1/4 ऑफ ओरिजिनल अमाउंट। समझ गए होंगे, आई होप आसान था। क्वेश्चन नंबर 40। कंसीडर द फॉलोइंग assertion, alloy of tin and lead is used for making fuse wire। बिल्कुल सही है। रीज़न, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ alloy of tin and lead is very high। ये गलत है क्योंकि इसका मेल्टिंग टेम्परेचर लो होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टेंस। क्यों होता है? क्योंकि इसको बचाना होता है शॉर्ट सर्किट से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, assertion इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। If 1.5 kilowatt electric iron is used for 6 hours a day, how many unit of electrical energy are consumed by the electric iron in 10 days? 9 unit, 90 unit, 0.9 unit, 900 unit। तो एनर्जी कंजम्पशन को कैसे करेंगे, तो आपका कितना कंज्यूम हो रहा है, तो 1.5 किलोवाट आवर का इलेक्ट्रिक आयरन है, 6 घंटा प्रतिदिन यूज़ हो रहा है और 10 दिन तक। तो ये आपको सबको मल्टीप्लाई कर देना है, 90 यूनिट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। विच यीस्ट इज़ यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथानॉल? कैंडिडा एल्बिकैंस, सैक्रोमाइसिन्स, सेरेविसाई। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सैक्रोमाइसिस सेरेविसाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर contaminants फ्रॉम इंडस्ट्री एंड हाउस होल्ड दैट कॉज कल्चरल यूट्रोफिकेशन? क्लोरीन एंड एल्ड्रिन नहीं, मरकरी एंड नाइट्रेट्स नहीं, नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। एनपीके बोलते भी है, फर्टिलाइज़र में यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। फोर्थ, द करंट of 2 ampere is drawn by a filament of an electric bulb. The number of electron passing through a cross sectional of filament is 32 second would be। तो करंट I इक्वल Q बाई T होता है। ठीक है, तो Q कितना हो जाएगा, Q इक्वल I इंटू टी हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा T यहाँ पे। ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, तो ये आपका Q अपॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। I इंटू टी आपको हो जाएगा 2 इंटू 32 बाई ये वाला यहाँ पे कट के आ जाएगा 4 इंटू 10⁻20। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, ये फॉर्मूला लगा करके। क्वेश्चन नंबर 45, द प्रॉपर्टी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म अलाउज सर्टेन मटेरियल स्पेशली मेटल to exhibit strong and permanent magnetism when placed in a magnetic field. Which one of the following metal is not a ferromagnetic material? तो कोबाल्ट तो होता है, नॉट पूछा है, नॉट अ फेरोमैग्नेटिक। ये तो होता है सिल्वर नहीं होता है फेरोमैग्नेटिक। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। बाकी ये दोनों भी फेरोमैग्नेटिक होता है, आयरन और निकल भी दोनों फेरोमैग्नेटिक होता है। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग assertion, द पोल्स ऑफ मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय ब्रेकिंग इनटू 2 pieces। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही assertion है। द पोल स्ट्रेंथ विल बी रिड्यूस टू हाफ व्हेन मैग्नेट इज कट पैरेलल टू द मैग्नेटिक एक्सिस इन 2 इक्वल पार्ट। ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन जो आपका रीज़न है वो एजर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन आर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, नन ऑफ द अबव। तो ये आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हो जाएगा। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होता है, तो फीबली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, मतलब बहुत कम अट्रैक्ट होता है मैग्नेट से। डाईमैग्नेटिक क्या होता है, तो फीबली रिपेल्ड बाय मैग्नेट्स, मतलब उनको मैग्नेट के पास लेकर जाओगे तो वो रिपेल करेगा। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, तो बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है मैग्नेट से। ठीक है, और ये इसलिए होता है क्योंकि
द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, वो आपका किसी में कंप्लीट होता है, किसी में बचा हुआ रहता है, कंप्लीट नहीं रहता है पेयर, तो इस वजह से ये मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी शो करता है एलिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हेनरीज लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन इन केमिस्ट्री। स्टेटमेंट 1, हेनरी लॉ स्टेट दैट a constant temperature, the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the pressure exerted by the gas above the surface of the liquid। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हेनरी लॉ यही बताता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे गैस का सॉल्युबिलिटी लिक्विड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड। और स्टेटमेंट 2 पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ वेपर फेज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। नहीं, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, याद रखना है। ये सब हेनरीज लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गे-लुजैक लॉ, ये सबसे क्वेश्चन आता ही आता है साइंस में। तो ऑप्शन स्टेटमेंट 2 गलत हो गया। स्टेटमेंट 3 पे आते हैं। डाल्टन हु वाज द कंटेम्पररी टू हेनरी ऑल्सो कंक्लूडेड दैट solubility of the gas in a liquid solution is dependent on the partial pressure of the gas, thus supporting the concept outlined in Henry law। बिल्कुल सही है, करेक्ट पूछा है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 1 and 3 स्टेटमेंट ओनली। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सॉल्यूशन। तो स्टेटमेंट 1, अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज अ लिक्विड दैट कंटेन आइदर अ सॉलिड, अनदर लिक्विड और अ गैस डिसॉल्व्ड इन इट। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि सॉलिड में एलॉय को भी एज अ सॉल्यूशन ही देखा जाता है। एलॉय भी एक सॉल्यूशन ही है, सॉलिड सॉल्यूशन। एलॉय इज अ सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। गैस में मिक्सचर ऑफ एयर जो है वो भी आपका एक सॉल्यूशन ही है। तो स्टेटमेंट 2 देखते हैं। एलॉय सच इज ब्रास विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ जिंक एंड कॉपर आर कंसिडर्ड सॉलिड सॉल्यूशन एंड कैन वेरी इन कॉम्पोजिशन। बिल्कुल सही है, अभी हमने जैसे बात किया, एलॉय भी एक सॉलिड सॉल्यूशन ही होता है। इन अ सॉल्यूशन द सॉल्यूट इज द component that dissolve the other component and is usually present in the greater amount than the solvent। ये स्टेटमेंट गलत है। सॉल्वेंट जो है वो आपका ग्रेटर अमाउंट में होता है और सॉल्यूट जो है वो लेसर अमाउंट में होता है सॉल्वेंट में डिज़ोल्व। जैसे एग्जांपल लेते हैं तो वाटर आपका सॉल्वेंट हो गया और जो शुगर उसमें आपने डिज़ोल्व किया है वो सॉल्यूट हो गया। तो सॉल्यूट हमेशा लेस क्वांटिटी में होगा एज़ कम्पेयर टू सॉल्वेंट। करेक्ट पूछा है तो ऑप्शन बी ओनली 2 इज़ करेक्ट। क्वेश्चन 50 पे आते हैं। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर ऑलवेज इन द क्लोज लूप, ये तो स्टेटमेंट सही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड द मैग्नेट मूव फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ये स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होता है इनसाइड द मैग्नेट, फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। कंसीडर द फॉलोइंग assertion, infrared radiation plays an important role in maintaining the average temperature of earth। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। रीज़न, इंफ्रारेड रेडिएशन आर समटाइम रेफर्ड टू हीट वेव्स, बिल्कुल सही है। और लेकिन जो रीज़न है आपका असर्शन को सेटिस्फाई नहीं करता है, एक्सप्लेन नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 52 पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग assertion, electromagnetic waves are transverse waves in nature। सही स्टेटमेंट है, ये सही assertion है। रीज़न देखते हैं। The
electric and magnetic field in electromagnetic waves are perpendicular to the direction of propagation of waves. ये भी statement सही है, लेकिन the reason is not explaining the assertion, तो option B is the right answer. क्वेश्चन 53 पे आते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. तो स्टेटमेंट 1 देखते हैं. द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट इन एनी केमिकल सब्सटेंसेस द एलिमेंट आर ऑलवेज कंबाइंड इन द सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास रिगार्डलेस ऑफ द सोर्स और मेथड ऑफ प्रिपरेशन. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. स्टेटमेंट 2 देखते हैं. According to Dalton's atomic theory, atom can be subdivided into chemical reactions and atoms of the same element can have different masses and chemical properties. नहीं, ये स्टेटमेंट आपका गलत है. क्यों? क्योंकि ये जो सब डिवाइडेड है ना, ये सब डिवाइडेड नहीं होगा, ये इंडिविजिबल होगा. और जो डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ है ना, ये आपका आइडेंटिकल होता है, डिफरेंट नहीं होता है. नॉट डिफरेंट, इट्स आइडेंटिकल. ठीक है. तो और स्टेटमेंट 3 देखते हैं. जॉन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइडेड अ फाउंडेशनल एक्सप्लेनेशन फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासेस एंड द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन सजेस्टिंग दैट ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ इनविंसिबल एटम. स्टेटमेंट सही है ये वाला. हमारा पूछा है करेक्ट, तो स्टेटमेंट 1 and 3 इज़ करेक्ट. तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 के तरफ. तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूज टू डिटरमाइन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड? एक्सरे, गामा रे, कॉस्मिक रे या रेडियो वेव? तो ये एक्सरे हो जाएगा. और इसको डिस्कवर किसने किया था? तो W.C. रोइंटन ने. ठीक है. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 के तरफ. कंसीडर द फॉलोइंग assertion. Light travels in vacuum in the speed of 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ये assertion बिल्कुल सही है. Reason speed of electromagnetic wave in the vacuum is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. And the reason is the correct explanation of assertion. तो ऑप्शन नंबर A is the right answer. क्वेश्चन 56 पे आते हैं. If an object is placed between two plane mirror inclined at angle of 18 degree, then total number of images formed is 20, 19, 21, infinity. तो नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएगा आपको 360 बाई थीटा, जो कि आपका एंगल है बिटवीन टू मिरर, और -1, सॉरी यहाँ -1 होगा, -1. तो 360 बाई 18, ये आपका हो जाएगा 20, और यहाँ -1 था तो हो जाएगा आपका 19. ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं. द एल्कलॉइड कैफीन इज प्रेजेंट इन टी ओनली, कॉफ़ी ओनली, टी एंड कॉफ़ी बोथ, लेमन वाटर. तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 58. An object is placed at the distance of 20 cm in front of a concave mirror of a focal length of 10 cm. The images produced is real and erect, virtual and inverted, real, inverted and on the same side as that of the object. या स्टेटमेंट डी, रियल, इन्वर्टेड एंड ऑफ द ऑपोजिट साइड एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा. इसको फाइंड करना है तो आप 1/u प्लस 1/v इक्वल 1/f वाला फॉर्मूला लगाइएगा, जिसमें u आपका -20 सेंटीमीटर लेना है आपको. -20 सेंटीमीटर u को लीजिएगा और f को लीजिएगा -10 सेंटीमीटर, और ऐसे करके आप v फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, आप खुद से भी करिएगा, प्रैक्टिस होगा आपका, क्योंकि सिंपल मिरर से और आपके लेंस से न्यूमेरिकल्स आते हैं.
तो उसके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चन नंबर 58। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 59। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कॉन्केव लेंसेज इज मोर देन 1, is less than 1, is equal to 1, can be more than or less than 1। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, is less than 1। जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है वो साइज ऑफ इमेज बाई साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, SI बाई SO, याद रखना है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। वाइट कलर ऑफ स्मोक is due to total internal reflection of light, reflection of light, scattering of light और dispersion of light। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, scattering of light। क्वेश्चन नंबर 61। what is the correct order of frequency? तो फ्रीक्वेंसी का करेक्ट ऑर्डर क्या है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। इंडिगो कलर का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होता है, फिर ग्रीन कलर का, फिर ऑरेंज कलर का, फिर रेड कलर का, और वेवलेंथ जस्ट इसका उल्टा होता है। आपका ऑप्शन ए फॉर वेवलेंथ हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 62 पे आते हैं। वन कॉन्केव लेंस इज पावर ऑफ 5D। कॉन्केव का 5D है और कनकेव लेंस का पावर है 10D। कंबाइंड टुगेदर तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होगा? तो कॉन्वेक्स लेंस का पावर को हम लोग प्लस साइन में लिखते हैं, तो +5D, सॉरी, कन्वेक्स लेंस का पावर को हम लोग प्लस में लिखते हैं तो +5D, और कॉन्केव लेंस का पावर को हम लोग लिखते हैं माइनस में तो -10D। दोनों को जोड़ देने पे -5D आ रहा है। तो आपका पावर ऑप्शन ए -5D इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं। इन सेकेंडरी रेनबो, रेड कलर at top, violet color at top, green color at bottom, violet color at bottom। तो ऑप्शन बी हो जाएगा वायलेट कलर एट टॉप। ठीक है, और सेकेंडरी रेनबो में ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन 2 बार होता है, तभी वो सेकेंडरी बनता है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि सेकेंडरी रेनबो में कितना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, तो 2 होता है। क्वेश्चन 64। परसिस्टेंस ऑफ विजन ऑफ ह्यूमन आइज इज, तो ह्यूमन आई का परसिस्टेंट कितना होता है? तो 1/16 सेकेंड। इतना सेकेंड में हमारे रेटिना पे इमेज बन जाता है ऑब्जेक्ट का, इसीलिए इसे परसिस्टेंस ऑफ विजन ऑफ ह्यूमन आई बोलते हैं। क्वेश्चन 65। अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ ऑफ ट्रांसमिशन, प्रेशर अप्लाइड टू इंक्लोज्ड फ्लूइड इज, ऑप्शन डी, transmitted equally to every point of the fluid and wall of container without any losses। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 66। why there is a difficulty to breath on mountain? atmospheric pressure increases with increase in altitude, atmospheric pressure decreases with increase in altitude। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 67 पे। Consider the following assertion for water: the liquid meniscus in the capillary tube is concave। सही assertion है। Reason: adhesive force is responsible for the lower meniscus। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और आपका जो रीज़न है वो assertion का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg, सॉरी 760 mm ऑफ Hg, 760 mm ऑफ Hg, 760 टॉर। तो आपका B और C दोनों होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा बोथ B एंड C। तो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg जो है वो आपके इक्वल है 760 mm ऑफ Hg के, Hg के, जो फर्दर इक्वल है 760 टॉर के। तो ये आप हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं, ये नोट कर लीजिएगा।
कंसिडर द फॉलोइंग events and arrange them in correct chronological order starting from the earliest to the last activity. ठीक है, तो अब यहाँ पे डिस्कवरी बताया है और बताना है कि करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है. तो डिस्कवरी ऑफ पाई मेसन आपका 1934 में हुआ था. डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन 1932 में हुआ था. और इसको किसने खोजा था? तो जेम्स चैडविक ने. डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन 1897 में हुआ था. ये सबसे पहला डिस्कवरी है. किसने किया था? तो जे थॉमसन ने किया था. और प्रोटॉन का डिस्कवरी जो है वो 1917 में हुआ था. ठीक है, और किसने किया था? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने. तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. 3, 4, 2, 1 इज़ द करेक्ट सीक्वेंस. क्वेश्चन नंबर 70. लैंड ब्रीज अकर इन डे टाइम, नाइट टाइम, एनी टाइम, नन ऑफ द अबव. तो ऑप्शन बी हो जाएगा रात के समय पे. क्वेश्चन 71 पे आते हैं. वाटर ड्रॉपलेट ऑन द इनसाइड ऑफ विंडो इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेल्टिंग, डिपोर्शन, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन. तो कंडेंसेशन के वजह से होता है वाटर वेपर ऑन विंडो, मतलब वाटर ड्रॉपलेट इनसाइड द विंडो. Question 72. Sound is a unit of perceived loudness, subjective loudness, both A and B, none of the above. तो ये subjective loudness को डिनोट करता है, उसका यूनिट है. Question 73. Photochemical smog is a type of air pollution that forms when pollutants from vehicle emission, industrial processes and other sources react with sunlight. Which of the following statement about photochemical smog are correct? It irritates the eye, बिल्कुल सही है. It lead to cracking of rubber, ये भी स्टेटमेंट सही है. It causes considerable damage to plant life, ये भी सही है. करेक्ट पूछा है आपका ऑप्शन 1, 2 and 3. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. क्वेश्चन 74. द phenomena where a sound produced is heard again due to reflection is called sound bounce, mirage, echo, interference. तो ये echo होता है. जैसे आप कोई खाली कुआं में चिल्लाओगे ना तो आपका साउंड भी echo करके वापस आता है, तो उसको echo ही बोलते हैं. 2 बार सुनाई देता है, एक बार आप जब बोलोगे और एक बार जब रिफ्लेक्ट बैक होकर के आएगा. क्वेश्चन 75 पे आते हैं. Zener diode is used as current regulator, voltage regulator, resistance regulator, none of the above. तो ये आपका वोल्टेज रेगुलेटर हो जाएगा. और ये एक सेमीकंडक्टर डायोड है जो कि रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज के ऊपर काम करता है, Zener डायोड. क्वेश्चन नंबर 76. स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कैथोड रे और एनोड रे. तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा. कैथोड रे इज द स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्वेश्चन 77. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी? फ्लोरीन, क्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर. तो ऑप्शन बी हो जाएगा. क्लोरीन हैज़ द मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी. Question number 78. Which is the reducing agent in the Thermit reaction carried out for repairing of railway tracks? Iron oxide, aluminium metal, aluminium oxide, iron metal. तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, एल्यूमिनियम मेटल. ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे. तो रदरफोर्ड इज रिलेटेड टू डिस्कवरी ऑफ, अभी हमने देखा था न्यूक्लियस के डिस्कवरी में था, तो ऑप्शन नंबर 9. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 80. करेक्ट ऑर्डर वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यूवी रे, एक्स रे, गामा रे, रेडियो वेव. तो सबसे पहले आपका आएगा रेडियो वेव. रेडियो वेव बड़ा है, सबसे बड़ा है उसका ये आपका वेवलेंथ, तो 4 तो सबसे बड़ा होगा. ऑप्शन ए और बी में कन्फ्यूजन अभी. फिर आपका आता है यूवी रे, फिर एक्स रे और गामा रे. तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सोप मिसल्स. सोप मॉलिक्यूल्स आर स्ट्रक्चर्ड विथ हाइड्रोफिलिक हेड that is attracted to water
फिलिक मतलब लव होता है, तो वो वाटर के तरफ ही अट्रैक्ट होता है। हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब लव, तो अट्रैक्टेड टू वाटर, एंड हाइड्रोफोबिक टेल दैट रिपेल वाटर विच कॉज द सोप टू अलाइन एट द वाटर सरफेस विद द टेल प्रोट्रूडिंग। तो ये स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट 2 देखते हैं। इन एक्वस सॉल्यूशन सोप मॉलिक्यूल फ्रॉम मिशेल where the hydrophobic tail face inward shield them from water and the hydrophilic head face outward to interact with water। ये भी बिल्कुल सही है। जो टेल है आपका वो गंदगी के साथ अटैच हो जाता है और जो हाइड्रोफिलिक हेड है वो वाटर के तरफ जाता है, अट्रैक्ट होता है, तो आपका जो डर्ट लगा हुआ है क्लॉथ में वो साफ़ हो जाता है, निकल जाता है मिशेल से चिपक करके। The formation of mishal enables soap to trap oil dirt within the hydrophobic core, effectively removing it from the wash surface when the soap is rinsed away। जैसा कि मैंने अभी बताया, ये भी स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल करेक्ट पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑल दी अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन 82 पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। क्विक लाइम मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, बिल्कुल सही है। CO मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट में काम आता है। क्विक लाइम का यही फॉर्मूला है, CaO। स्लैक लाइम वाइट वॉशिंग, स्लैक लाइम का फॉर्मूला है CaOH2, ठीक है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस मेकिंग कास्ट, बिल्कुल सही है। किसी का हाथ टूट जाता है तो कास्ट लगाते हैं ना, वो आपका CaSO, इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं। तो करेक्टली मैच पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स, ऑल द थ्री पेयर्स आर करेक्ट। क्वेश्चन 83, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इन न्यूट्रल एटम द नंबर ऑफ प्रोटोन एंड इलेक्ट्रॉन आर इक्वल, तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। इन कटायन द नंबर ऑफ प्रोटोन इज मोर देन इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। इन अनायन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन प्रोटोन, ये भी स्टेटमेंट सही है। नॉट करेक्ट पूछा है। टू प्रोड्यूस कटायन द न्यूट्रल एटम गेन ऑफ प्रोटोन टेक्स प्लेस, ये स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। जब वो गेन करता है ना इलेक्ट्रॉन, तो वो आपका अनायन हो जाता है, ना कि कटायन। कटायन में इलेक्ट्रॉन लूज करता है। क्वेश्चन 84 पे आते हैं। एंटी पार्टिकल ऑफ अ पार्टिकल हैव अपोजिट चार्ज, स्टेटमेंट ए तो सही है। ऑपोजिट मैग्नेटिक मूवमेंट, ये भी स्टेटमेंट सही है, तो आपका सी हो जाएगा। बोथ ए एंड बी आर राइट। क्वेश्चन 85 पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द इफेक्ट ऑफ एंट बाइट कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाई रबर कैलामाइन सॉल्यूशन, रबिंग कैलामाइन सॉल्यूशन, सॉरी रबर नहीं, रबिंग कैलामाइन सॉल्यूशन सही है। और कैलामाइन सॉल्यूशन कंटेन जिंक कार्बोनेट विच इज़ अ बेसिक इन नेचर, बिल्कुल सही है। तो ये बेसिक इन नेचर है ना, और जो एंट बाइट होता है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है, तो ये जिंक कार्बोनेट कैलामाइन लोशन में जो जिंक कार्बोनेट होता है वो माइल्ड बेस की तरह एक्ट करता है और इचनेस और रेडनेस को कम करता है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आपका जो स्टेटमेंट 2 है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 1 का। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 86 पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग एल्कली इज द बेस दैट डिसॉल्व इन वाटर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एल्कली मेटल, गलत स्टेटमेंट है, ये एल्कली मेटल है। इट इज़ एन एल्कली मेटल, इट इज़ एल्कली। अरे ये चूना होता है ना जिससे घर पेंट होता है, वही तो है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। डिसोल्यूशन ऑफ बेस इन वाटर कैन बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये भी बिल्कुल सही है। आप ध्यान दिए होंगे कि जब पहले जो चूना आता था वो क्या है, वो बेस है, उसको जब पानी में हम भिगाते थे तो उसमें से बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ होता था, तो वही एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ पे हीट रिलीज़ होता है, ठीक है। हाँ, तो आपका क्या होगा, आपका 2 स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट।
क्वेश्चन 87 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर आइसोटोप। आइसोटोप डिफर इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नॉट करेक्ट पूछा है। तो आइसोटोप डिफर इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये तो स्टेटमेंट सही है। आइसोटोप डिफर इन मास नंबर, ये भी स्टेटमेंट सही है। आइसोटोप हैज़ सम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाँ आइसोटोप हैज़ सम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी सही है। आइसोटोप हैज़ सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ये स्टेटमेंट गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 88 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, बेकिंग ऑफ केक, रस्टिंग ऑफ आयरन रॉड, फ्राइंग एग्स। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ये फिजिकल चेंज है। यहाँ पे कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म हो रहा है, बाकी ये जो तीन है ना, ये केमिकल चेंज आपको दिखाता है। ठीक है, केमिकल चेंज। बाकी ये जो ग्लास टूट रहा है तो ये तो ग्लास में ही रह रहा है ना, कोई अलग सब्सटेंस नहीं बन रहा है, तो वो फिजिकल चेंज है। 89, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाइड्रोजन इज कंसिडर्ड अ क्लीन ऑटोमोबाइल फ्यूल फॉर फ्यूचर, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2, हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, ये भी स्टेटमेंट सही है। लेकिन जो आपका स्टेटमेंट 2 है वो स्टेटमेंट 1 को का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, when the pH of rainwater lies in the range of 6 to 7 it is called acid rain। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। pH कितना होना चाहिए एसिड रेन के लिए, तो 5.0 से 5.6 तक होना चाहिए, टू 5.6। ठीक है, pH याद रखना है। टूथ इनामल स्टार्ट टू कोरोड व्हेन द pH ऑफ माउथ इज ग्रेटर देन 7, ये भी गलत है। pH कितना अगर माउथ का होगा तो टूथ डिके करने लगेगा, 5.5 pH होगा, तब जो इनामल है दांत का वो गलने लगेगा। ठीक है, ऐसे हम लोग का स्टैंडर्ड माउथ का pH कितना होता है, तो 6.8 होता है। स्टेटमेंट 3 पढ़ते हैं, अंडर एसिडिक कंडीशन फार्मर्स वुड ट्रीट द सॉइल विथ क्विक लाइम, ये स्टेटमेंट सही है। CAO से ट्रीट करता है सब, तो स्टेटमेंट 3 इज़ राइट। करेक्ट पूछा है, कितना करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 91 पे आते हैं, मिक्सचर ऑफ कैम्फर एंड NaCl कैन बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन या क्रोमेटोग्राफी। तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सब्लिमेशन से। जो आपका कैम्फर है वो सबसे पहले सब्लाइम हो जाएगा जब उसको हीट करेंगे, उस NaCl और कैम्फर के मिक्सचर को, क्योंकि सब्लिमेशन जो है कैम्फर सॉलिड में है, और सब्लिमेशन में क्या होता है कि कैम्फर बिना लिक्विड बने डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो उड़ जाएगा, बाकी आपका NaCl बचा रह जाएगा डिश में। क्वेश्चन 92 पे आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इफ सॉलिड सॉल्यूट एडेड टू सॉल्वेंट लिक्विड टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन वॉल्यूम डज नॉट इंक्रीज, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इफ सॉल्यूट एडेड टू सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्यूट टेक्स प्लेस, बिल्कुल सही है। प्रेसिपिटेशन अकर होता है जब हम सॉल्यूट को ऐड करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। तो आपका करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन 93 पे आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर फॉग, फॉग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइड, बिल्कुल सही है, फॉग एक कोलॉइड है। फॉग इज़ अ कोलॉइड ऑफ टाइप ऑफ गैस इन लिक्विड, नहीं, ये लिक्विड एंड गैस जैसा कोलाइड है। ठीक है, लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस। ठीक है, तो आपका करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो ऑप्शन ए ओनली 1 इज़ राइट। 94 पे आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज़ ऑलवेज 0 डिग्री सेल्सियस, गलत है। क्यों? क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है अगर प्रेशर में इंक्रीज़ हो तो। ठीक है, मतलब प्रेशर में चेंज हो तो। मेल्टिंग ऑफ आइस, स्टेटमेंट 2 पढ़ते हैं, मेल्टिंग आइस
मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज़ नॉट कांस्टेंट, इट डिपेंड अपॉन प्रेशर। तो अभी हमने बात किया प्रेशर पे डिपेंड करता है। स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो बी हो जाएगा ओनली 2। एक बात ध्यान रखना है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस डिक्रीज करता है जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं, ठीक है, और अगर प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इंक्रीज करेगा। क्वेश्चन 95, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर, एसिड लेफ्ट बाय बी स्टिंग ऑफ हनी बी इज HCl। ये गलत है, ये आपका फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। एंड के काटने पे भी फॉर्मिक एसिड ही सिक्रीट होता है। एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस इज सल्फ्यूरिक एसिड, ये स्टेटमेंट सही है, सेकेंड वन। और एंटासिड इज मेथानोइक एसिड, नहीं, एंटासिड एक बेस होता है और मेथनोइक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्टेटमेंट 3 गलत हो जाएगा। करेक्टली मैच पूछा है तो ओनली वन स्टेटमेंट, ओनली वन पेयर स्टेटमेंट इज राइट, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 96 पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वाटर ऑलवेज बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ऑलवेज नहीं होगा, ये भी आपका प्रेशर पर डिपेंड करता है। प्रेशर अगर बढ़ा देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, प्रेशर घटा देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर भी घट जाएगा, ठीक है। तो आपका सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं हम, तो वाटर बॉयल एट मोर देन 100 डिग्री व्हेन इट कंटेन्स सम अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटीज़, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर उसमें मान लीजिए पानी में अगर आप नमक मिला दिए तो पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर 100 से बढ़ करके मान लीजिए 110 हो गया, 115 हो गया, क्योंकि उसमें इम्प्यूरिटीज़ ऐड कर दिए हैं। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ओनली 2 इज़ राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। 97, इल्मेनाइट ओर इज इन इल्मेनाइट ओर द मेटल प्रेजेंट इज और आर, कौन सा मेटल होता है, तो आयरन, टाइटेनियम, बोथ ए एंड बी, एंड थोरियम। तो आपका आयरन भी होता है, टाइटेनियम भी होता है इल्मेनाइट ओर में, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन 98 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। सोडियम मेटल इज प्रेजेंट इन बोरैक्स, तो ये तो स्टेटमेंट सही है, बोरैक्स में प्रेजेंट होता है, स्टेटमेंट सही है। एल्युमिनियम मेटल इज प्रेजेंट इन बॉक्साइट, ये तो ओर ही है आपका, एल्युमिनियम का ओर ही होता है। पिच ब्लेंड इज द ओर ऑफ थोरियम, ये गलत स्टेटमेंट है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये थोरियम का नहीं, पिच ब्लेंड यूरेनियम का ओर है, याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मेटल कैन बी फाउंड ऑन अर्थ इन फ्री/नेटिव स्टेट। पोटेशियम एंड सोडियम, नहीं, पोटेशियम सोडियम तो बहुत रिएक्टिव होता है। सोडियम एंड गोल्ड, सोडियम भी रिएक्टिव होता है, गोल्ड इसमें है, बल्कि गोल्ड इसमें नेटिव स्टेट में पाया जाता है। गोल्ड एंड आयरन, आयरन नहीं पाया जाता है नेटिव स्टेट में, ये भी ओर्स में पाया जाता है। गोल्ड एंड प्लैटिनम, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों काफ़ी हैवी मेटल्स हैं, लो केमिकल रिएक्टिविटी शो करता है गोल्ड और प्लैटिनम। क्वेश्चन नंबर 100 पे आते हैं। माइका इज यूज्ड in electric iron for pressing cloth. In this connection, consider the following statement. Mica is a good conductor of electricity. गलत है, माइका एक्ट करता है इंसुलेटर की तरह, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। माइका इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, बिल्कुल सही है, हीट कंडक्ट करता है तभी तो इसको आयरन में यूज़ करते हैं, तो ये करेक्ट पूछा है, तो ऑप्शन बी, ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्वेश्चन 101 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री यूजेस लाइमस्टोन एज रॉ मटेरियल। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीमेंट इंडस्ट्री। क्वेश्चन 102 पे आते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ D2O हैवी वाटर इज लेस देन H2O, मोर देन H2O, इक्वल टू H2O, या डी, नन ऑफ द अबव, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मोर देन H2O।
क्वेश्चन 103, grains of basmati rice get elongated on being cooked because of the high contact of lysine, amylose, sugar या oil. तो ऑप्शन बी हो जाएगा अमाइलोज. क्वेश्चन 104 पे मैच कॉलम 1 टू कॉलम 2. कॉलम 1 मोस्ट अबंडेंट मेटल, तो ये आपका एल्यूमिनियम हो जाएगा. हाईएस्ट मैलिएबल मेटल आपका गोल्ड हो जाएगा. गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिल्वर हो जाएगा. पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लेड हो जाएगा. ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर. आगे बढ़ते हैं 105 पे. आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉम्ब एक्सप्लोजन. तो हाइड्रोजन बॉम्ब एक्सप्लोजन में कौन कौन सा आइसोटोप यूज़ होता है? तो प्रोटियम एंड ड्यूटेरियम नहीं, प्रोटियम एंड ट्रिटियम नहीं, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम. सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 106 पे आते हैं. अमंग स्टील एंड रॉट आयरन विच वन इज मोर मैलिएबल? स्टील, रॉट आयरन बोथ आर सेम मैलिएबल, नन ऑफ द अबव. तो आपका रॉट आयरन हो जाएगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि स्टील में कार्बन मिक्स किया जाता है रिजिडिटी के लिए और उससे उसका स्ट्रक्चरल रिजिडिटी आता है, जिससे कि स्टील मैलिएबल ज़्यादा नहीं है रॉट आयरन के मुकाबले. और रॉट आयरन में कार्बन का क्वांटिटी काफ़ी कम होता है और बल्कि ना के बराबर ही होता है, तो इसीलिए वो मैलिएबल है ज़्यादा स्टील से. क्वेश्चन नंबर 107, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन? ड्यू टू रस्टिंग वेट ऑफ सैम्पल डिक्रीजेस. तो ये तो सही स्टेटमेंट है और नॉट करेक्ट पूछा है. रस्टिंग की वजह से आयरन का वेट भी कम हो जाता है. रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ फास्टर इन सलाइन वाटर देन इन प्योर वाटर. ये भी स्टेटमेंट सही है. रस्टिंग ऑफ स्टील इज़ फास्टर देन आयरन. ये भी स्टेटमेंट सही है. गैल्वेनाइज्ड आयरन गोज फॉर फास्ट रस्टिंग देन प्योर आयरन. ये स्टेटमेंट गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा. गैल्वेनाइजेशन कैसे होता है? तो जिंक का कोटिंग करते हैं आयरन के ऊपर, उसको गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं, जो कि प्रिवेंट करता है रस्टिंग को. क्वेश्चन नंबर 108, अमंग डायमंड एंड ग्रेफाइट thermodynamically more stable is diamond, graphite both are same stable, none of the above. तो ऑप्शन बी हो जाएगा. ग्रेफाइट ज़्यादा थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है डायमंड के मुकाबले. क्वेश्चन नंबर 109, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट फॉर डायमंड एंड ग्रेफाइट? तो ग्रेफाइट कंटेन रिंग्स ऑफ 6 कार्बन एटम, नॉट करेक्ट पूछा है. ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है. इन ग्रेफाइट 1 कार्बन एटम इज़ बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स. ये भी स्टेटमेंट सही है. इन डायमंड 1 कार्बन एटम इज़ बाउंडेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स. ये भी स्टेटमेंट सही है. डायमंड इज़ हार्डर देन क्यू कार्बन. ये स्टेटमेंट गलत है. क्यू कार्बन क्या है? तो क्यू कार्बन है क्वेंच्ड कार्बन, और ये डायमंड से भी ज़्यादा हार्ड होता है. और क्वेंच्ड कार्बन एक तरह का आइसोटोप है कार्बन का. तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन 110, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट atomic model. Rutherford model described the atom as having a central nucleus with electron orbiting around it, but did not explain why electron do not fall in the nucleus. तो बिल्कुल सही है स्टेटमेंट 1. स्टेटमेंट 2, बोथ्स मॉडल इंट्रोड्यूस्ड quantized electron orbits to explain the stability of atom and was effective for all atomic सिस्टम. ये स्टेटमेंट गलत है. इफेक्टिव था सिर्फ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन से बना हुआ सिस्टम के लिए. बोथ्स मॉडल. श्रोडिंगर मॉडल यूज क्वांटम नंबर टू डिटेल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन एंड इज एप्लीकेबल टू बोथ सिंगल इलेक्ट्रॉन एंड मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम. ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. करेक्ट पूछा है तो स्टेटमेंट 1 and 3 ओनली, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इज़ द राइट आंसर.
Question 111. Which type of coal is the most abundant in the world? Lignite, anthracite, bituminous, none of the above. तो ऑप्शन सी हो जाएगा bituminous. ये 87% ऑफ द कोल है इन द होल वर्ल्ड. मतलब अगर कोल पाया जाता है तो 87% बिटूमिनस ही पाया जाता है. और बिटूमिनस का कार्बन कंटेंट कितना है? तो 76 to 86% कार्बन कंटेंट होता है. सबसे ज़्यादा एंथ्रेसाइट का होता है मोर देन 92% कार्बन कंटेंट, और सबसे कम होता है पीट का कार्बन कंटेंट. क्वेश्चन नंबर 112. Which allotrope of carbon are used in touch screen fast charging battery? ग्रेफाइट, ग्राफीन, क्यू कार्बन, नन ऑफ दी अबव. तो ये आपका ग्राफीन है. ग्राफीन का वैसे भी एप्लीकेशन आजकल बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में यूज़ होता है ग्राफीन, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी होता है ग्राफीन, और टच सेंसर्स में भी यूज़ होता है, टच स्क्रीन में. क्वेश्चन 113. Temporary hardness of water is due to presence of chloride and sulfate salt of magnesium and calcium bicarbonate and magnesium bicarbonate. तो ऑप्शन बी हो जाएगा calcium bicarbonate and magnesium bicarbonate. Question number 114. Which one of the following metal is not an essential component of stainless steel? आयरन, निकल, क्रोमियम, टिन. तो टिन जो है वो स्टेनलेस स्टील में यूज़ नहीं होता है, बाकी आयरन, निकल और क्रोमियम स्टेनलेस स्टील बनाने में यूज़ होता है. क्वेश्चन 115 पे आते हैं. सर्वाइवल ऑफ फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल बिकम डिफ़िकल्ट ड्यूरिंग समर. वाई? ड्यू टू हाई टेम्परेचर ऑफ वाटर? नहीं. ड्यू टू हाई इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट? नहीं. ड्यू टू लेस डिसोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर? यस, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. इसीलिए आप देखते होंगे कि फिशिंग भी वैसा जगह पे होता है ना जहाँ पे कॉन्फ्लुएंस होता है आपका कोल्ड वाटर और हॉट वाटर का. वहाँ पे ऑक्सीजन सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होता है, जैसे कि हडसन बे हो गया आपका कनाडा में, वहाँ पे वो बहुत बड़ा फिशिंग ग्राउंड है. क्वेश्चन 116 पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर सॉल्यूबल इन फैट? तो इसका एक ये शॉर्टकट है कीड़ा. विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए जो है आपका फैट सॉल्यूबल है, वाटर सॉल्यूबल नहीं है. क्वेश्चन नंबर 117. विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर इज़ नॉट सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन? मिथानॉल एंड इथानॉल. ये तो सेपरेट कर सकते हैं, नॉट पूछा है. इम्प्यूरिटीज़ ऑफ सी वाटर, ये भी कर सकते हैं. वाटर एंड इथानॉल, इसको भी कर सकते हैं. मिल्क एंड वाटर को आप डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 118. हेनरीज लॉ इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट? इट स्टेट दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड. नहीं, ये तो नहीं है हेनरी लॉ. स्टेटमेंट बी, it states that the solubility of gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas above the liquid. तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 119. Photochemical smog normally does not contain chlorofluorocarbon, peroxyacetyl nitrate, ozone and acrolein. तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन. Question number 120. Which of the following statement are not correct? BOD value of water, clean water is less than 5 ppm. तो ये तो करेक्ट है. Drinking water pH should be between 5.5 to 9.5. बिल्कुल सही है. इससे कम हुआ तो फिर एसिडिक हो जाता है वाटर. कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन ऑक्साइड आर एयर पॉल्यूटेंट, ये भी बिल्कुल सही है. डिसोल्यूशन ऑफ वाटर इंक्रीजेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर. डिसोल्यूशन ऑफ वाटर इंक्रीजेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, ये स्टेटमेंट गलत है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर. क्वेश्चन 121. विच ऑफ द फॉलोइंग
One is incorrect for carbon monoxide. It is produced due to incomplete combustion of carbon. ये तो स्टेटमेंट सही है, इनकरेक्ट पूछा है. The carboxyhemoglobin is less stable than oxyhemoglobin. ये स्टेटमेंट आपका गलत है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 22. DDT is nitrogen containing insecticide, biodegradable pollutant, non biodegradable pollutant and antibiotic. तो ये सी हो जाएगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट. और DDT का फुल फॉर्म क्या है? तो डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन. डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, याद रखना है फुल फॉर्म. क्वेश्चन नंबर 123 पे आते हैं. If pH value of a solution increases from 4 to 6, then concentration of H increases 2 times, increases 10 times, increases 100 times, decreases 100 times. तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 124. Milk is a colloidal system in which water is depressed in fat. Fat is dispersed in water. Fat is dissolved in water. None of the above. तो ऑप्शन बी हो जाएगा, फैट इज डिस्पर्स्ड इन वाटर. क्वेश्चन नंबर 125. A glass of 1 tap water, 2 distilled water and 3 sea water is cooled to its solidification. The order in which they will solidify first is. तो सबसे पहले डिस्टिल वाटर सॉलिडिफाई होगा, फिर टैप वाटर, फिर सी वाटर. क्यों? क्योंकि डिस्टिल वाटर में कोई भी इम्प्योरिटीज़ एडेड नहीं है, तो उसका जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है वो काफ़ी लो होगा. फिर टैप वाटर जो है उसका फ्रीजिंग टेम्परेचर उससे भी ज़्यादा लो होगा, और सी वाटर में तो सबसे ज़्यादा इम्प्योरिटी है, तो वो सबसे लेट फ्रीज होगा. क्वेश्चन 126. Metals are good conductor because the molecule collides very freely. They contain electrons in surface. They contain free electron. तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है इसलिए वो गुड कंडक्टर होता है. क्वेश्चन नंबर 127. What amongst the following is responsible for formation of stones in the human kidney? Calcium acetate, calcium oxalate. तो आपका calcium oxalate is the right answer. B is the right answer. Option B is the right answer. Photosynthesis is an endothermic reaction, an exothermic reaction. No change of energy takes place. None of the above. तो ऑप्शन ए हो जाएगा. इट इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज सनलाइट चाहिए होता है, मतलब हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए हीट रिक्वायर्ड है, तो इसीलिए वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस. 129. Consider the following statement about the modern periodic table and periodic trends. Statement 1. The modern periodic table arranges elements based on their atomic number. The elements within the same group have similar valence shell, electron configuration, exhibiting similar chemical properties. ये statement बिल्कुल सही है. Statement number 2. In the modern periodic table, metallic character decreases from left to right across the period and increases from top to bottom within a group. ये भी statement सही है. Statement 3. Electron gain enthalpy generally become less negative across a period from left to right and become more negative down a group. तो ये statement गलत है. ये less नहीं, यहाँ पे more negative होगा. Across the period from left to right मोर नेगेटिव, और यहाँ पे लेस नेगेटिव डाउन अ ग्रुप होगा, लेस नेगेटिव डाउन अ ग्रुप. तो आपका करेक्ट पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट, तो ऑप्शन ए हो जाएगा. 1 and 2 आर करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 130. Which one is true about catalyst? It always increases the speed of reaction. It always decreases the speed of reaction. May increase or decrease the speed of reaction. तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. कभी बढ़ाता है, कभी घटाता है कैटलिस्ट रिएक्शन के स्पीड को विदाउट गेटिंग इटसेल्फ कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन.
तो जो बाई प्रोडक्ट मिलता है उसमें आपको कैटलिस्ट मिल जाएगा, लेकिन जो मेन प्रोडक्ट होगा उसमें आपको कैटलिस्ट का कोई अंश नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 131, सिल्वर मेटल बिकम ब्लैक ऑन प्रोलॉन्ग exposure to air. This is due to formation of Ag2O, Ag2S, AgCN, Ag2O and Ag2S। तो ये आपका बी हो जाएगा। Ag2S सिल्वर सल्फाइड, ये ब्लैक कलर का होता है। 132, rayon cannot be considered as truly synthetic fiber. It has appearance like natural silk। नहीं, ये तो गलत है। It is prepared from the wood pulp of natural cotton। हाँ, ये सही है, इसीलिए इसको ट्रूली सिंथेटिक फाइबर नहीं बोल सकते हैं। क्वेश्चन 133, मॉडर्न गिटार स्ट्रिंग्स आर मेड अप ऑफ पॉलीमर, हाई वल्कनाइज्ड रबर, बैकलाइट हैविंग हाई क्रॉस लिंक बॉन्ड, नायलॉन, पॉलिस्टर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, नायलॉन से बनता है मॉडर्न गिटार स्ट्रिंग्स। क्वेश्चन नंबर 134, बाई प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाई सोप इंडस्ट्री इज ग्लाइसरॉल, नैफ्थलीन, कॉस्टिक सोडा, कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपका ये ग्लाइसरॉल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135, द एडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट ओवर सोप इज डिटर्जेंट आर सॉल्यूबल इन वाटर। नहीं। डिटर्जेंट कुड नॉट गिव मच लैदर। नहीं। डिटर्जेंट गिव लैदर इवन इन हार्ड वाटर। मतलब झाग जो है डिटर्जेंट वो आपका हार्ड वाटर में भी झाग देता है, वेयर सोप हार्ड वाटर में झाग नहीं बना पाता है, मतलब मिसल फॉर्मेशन नहीं कर पाता है। क्वेश्चन 136, गन पाउडर कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड TNT। नहीं। TNT एंड चारकोल। नहीं। सल्फर, सैंड एंड चारकोल। नहीं। पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर एंड चारकोल। डी, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 को ही सॉल्ट पीटर बोलते हैं, जो कि गन पाउडर बनाने में यूज आता है, सॉल्ट पीटर। क्वेश्चन 137, विच इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक इन माउथ वॉशेज एंड टूथपेस्ट। तो सोडियम क्लोराइड, बोरैक्स, सॉल्ट पीटर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो सोडियम क्लोराइड। आपने तो वो कोलगेट का ऐड सुना होगा, आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो मतलब सोडियम क्लोराइड को, मतलब नमक को एज अ एंटीसेप्टिक यूज़ करते हैं टूथपेस्ट, मतलब माउथ वॉश में या टूथपेस्ट में। क्वेश्चन 138, क्लाउड इज़ अ कोलॉइडल डिस्पर्स्ड ऑफ फॉग इन द डिस्पर्जन मीडियम ऑफ वाटर। नहीं। सॉलिड आइस इन डिस्पर्जन मीडियम ऑफ वाटर। नहीं। एयर इन डिस्पर्जन मीडियम ऑफ वाटर। नहीं। वाटर ड्रॉपलेट्स इन अ डिस्पर्स्ड मीडियम ऑफ एयर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पाइरहेलियोमीटर is used for measuring sunspot, solar radiation, air temperature, temperature of plant। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 140, consider the following statement, when steam burns your hand at 100 degrees Celsius it is more severe burn than the burn of water। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एनर्जी कंटेंट ऑफ स्टीम एट 100 degrees Celsius इज मोर देन वाटर एट 100 degrees। सही स्टेटमेंट है। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ 1 and 2 आर राइट। क्वेश्चन 141, अंडर इन्फ्लेटेड बलून बिकम इन्फ्लेटेड इन सनलाइट इज फॉलो द गैस लॉ, बॉयल्स लॉ, एवोगाड्रोज लॉ, लुजैक लॉ, नन ऑफ द अबव। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने से आपका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर जाता है, इसीलिए सनलाइट में रखने से गैस का बलून इन्फ्लेट कर जाता है एवोगाड्रो लॉ की वजह से। क्वेश्चन नंबर 142, कंसिडर फूड इज कुक्ड मोर क्विकली इन प्रेशर कुकर बिकॉज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज लोअर्ड ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर। गलत स्टेटमेंट है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर। ऑप्शन बी इज़ राइट। और जब प्रेशर इंक्रीज करते हैं ना प्रेशर कुकर की वजह से, तो बॉइलिंग टेम्परेचर जो है वो 120 डिग्री हो जाता है वाटर का, या 130 डिग्री सेल्सियस, जो कि नॉर्मल से 20 से 30 डिग्री सेल्सियस है।
क्वेश्चन नंबर 143, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑल मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड, HCl इज़ अ कंपाउंड। नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। ऑल मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं होता है, HCl लेकिन कंपाउंड है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 144, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, CO2 गैस इन अ कोल्ड ड्रिंक मेक इट एसिडिक। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। CO2 गैस इज़ मोर सॉल्यूबल इन ड्रिंक एट लो टेम्परेचर, इसीलिए ठंडा करके पीते हैं हम लोग कोल्ड ड्रिंक को, जिससे कि अच्छे से CO2 डिज़ोल्व हो जाता है लिक्विड में। कार्बोनाइज्ड वाटर वैसे ही बनता है, CO2 डिज़ोल्व करके लिक्विड में, वाटर में मतलब। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कार्बन ब्लैक इज़ यूज्ड एज मेन component of black printing ink. The statement is right. Carbon black is obtained by combustion of hydrocarbon in limited amount of air. ये भी स्टेटमेंट सही है। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बोथ 1 and 2। 146, how does methane contribute to global warming? It absorb heat from sun, it reflect heat back into space, it trap heat in the atmosphere। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसी प्रोसेस को ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सा है? तो मीथेन है, CH4, CO2 and many more gases are greenhouse gases. Question number 147, consider the following statement, in tube light mercury vapor and argon gas are filled at low pressure। Statement is right. It work by charging itself in plasma state। बिल्कुल सही है। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2 आर राइट। प्लाज्मा लाइट है वो जो वैसे ही बनता है। क्वेश्चन नंबर 148, इट इंक्रीजेज टेम्परेचर एट एन एक्वस सॉल्यूशन of weak acid, pH value will increase, decrease, remain same, none of the above। तो ये डिक्रीज हो जाएगा। और H+ आयन में आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है, जिससे मोर एसिडिक हो जाता है, मोर एसिडिक कैरेक्टर, क्योंकि लोअर pH हो जाता है, लोअर pH। ये सब जो रिलेशन है ना, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 149, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्रोड्यूस बायोगैस फ्रॉम बायोमास? एनाएरोबिक ट्रीटमेंट, एरोबिक ट्रीटमेंट, फर्मेंटेशन, पायरोलिसिस। तो ऑप्शन ए हो जाएगा एनाएरोबिक ट्रीटमेंट। ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब बैक्टीरिया डिकम्पोज पे खाते हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो बायोगैस बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 150, पंजेंसी इन चिलीज इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइकोपीन, कैप्सेसिन, कैरोटीन, एंथोसायनिन। तो ये आपका कैप्सेसिन हो जाएगा, और यही हॉटनेस ऑफ चिलीज के लिए जिम्मेदार है, हॉटनेस ऑफ चिलीज, ठीक है। इसी को पंजेंसी मतलब हॉटनेस ऑफ चिलीज बोलते हैं। तो हमारा ये सेशन ओवर हुआ। अब नेक्स्ट 5th मॉक टेस्ट पे हम लोग वीडियो बनाएंगे जल्द ही। आई होप यू लाइक द सेशन। इफ़ यू लाइक द सेशन, डू गिव मी अ लाइक, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट आने वाले हैं। आपका ज्योग्राफी का लेक्चर्स आएगा, पॉलिटी का 1-liner टॉपिक्स आएगा, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।